7 साल की उम्र में मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल नजर आने लगा। शुरू में मुझे लगा ये मेरा गोल्डन फिंगर शेल पावर है, लेकिन मैंने सारे तरीके आजमाए पर भी उसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। जब तक मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लिया तब तक ऐसा ही रहा। कॉलेज पहुंचकर पैनल ने हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की किताबों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसमें 1000 से ज्यादा किताबों की लिस्ट उभर आई जो हर फील्ड की किताबें थीं। शुरू में इतनी सारी किताबें देखकर मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे पता चला अगर मैं 3 दिन तक किताब नहीं पढ़ता तो मेरी आवाज़ चली जाएगी और मैं गूंगा बन जाऊंगा। मजबूरी में 4 साल के कॉलेज में मैंने सारी किताबें पढ़ डाली और तभी से मेरे दिमाग का वो पैनल यूं ही गायब हो गया। फिर कॉलेज खत्म होने के करीब मैं अपने 3 रूममेट्स के साथ फेयरवेल डिनर करके होटल से बाहर निकला। तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शरीर पर पड़ते ही न सिर्फ हम भीगे नहीं बल्कि हमारा नशा भी पूरी तरह उतर गया और एक बड़ी सुकून वाली फीलिंग आई। और भी अजीब ये था कि जो पैनल पहले गायब हो गया था वो दोबारा आ गया। इस बार उस पैनल पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्जिंग हो रही है। कौन सी ताकत पैनल को चार्ज कर रही थी? मुझे तुरंत लगा कि ये मामूली बात नहीं है। मैंने तीनों को बोला, बड़े भाई यू शियांग शियाओ झो, हमें अभी सबसे तेज बारिश वाली जगह जाकर भीगना है जब तक ये बारिश ना रुके। तीनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। भाई दोस्तों, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? भले ही बारिश में भीगना अच्छा लग रहा हो, लेकिन इतनी देर तक भीगना ठीक नहीं। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में पक्का इरादा देखा तो कुछ नहीं बोले। सोचा ग्रेजुएशन से पहले दोस्तों के साथ आखिरी बार पागलपन कर लेते हैं। फिर ये बारिश आधी रात 12 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक चलती रही। नियम से देखें तो 6 घंटे भीगने के बाद हमें थकान, नींद और ठंड लगनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी हालत और भी बेहतर होती जा रही थी। जैसे ही हम वापस जाने वाले थे, मुझे रास्ते के पेड़ों में कुछ अजीब लगा। कल रात तक सूखे पड़े तने पर रातों रात नई पत्तियां आ गई थीं। तभी तीसरे भाई शियाओ यू शियांग ने भी चिल्लाकर बताया, भाइयों मुझे एक बात पता चली है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हो रही थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव में भी। मैं और बड़े भाई चेनी सबसे पहले समझ गए। हमें अभी सुपरमार्केट जाना है। सारी अजीबोगरीब घटनाएं मिलकर एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही थी। शायद कुछ बड़ा होने वाला है। हमें आम लोगों के समझने से पहले जल्दी से सामान जमा करना होगा। अगर अंदाजा गलत निकला तो ज्यादा से ज्यादा कुछ साल ज्यादा खाना खा लेंगे, लेकिन अगर सही निकला, कमजोर और बीमार रहने वाले तीसरे भाई शियाओ यू शियांग अब 40 किलो का पानी का ड्रम आसानी से उठा रहे थे और बाकी तीनों में से हर एक बिना किसी मेहनत के 200 पाउंड खाना उठा रहा था। ये साफ था कि ये उस बारिश का ही असर था। फिर हम ये सामान हॉस्टल ले गए, लेकिन अगर सच में क़यामत आने वाली है तो ये सामान बहुत कम पड़ेगा। अगले 4 घंटों में हमने अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन पूरा हॉस्टल भरा सामान देखकर तीनों फिर परेशान हो गए। भाई दोस्तों, तुम पक्का हो ना? इस बार तो हमने सचमुच सब कुछ लगा दिया। मेरी नज़र बाहर खिड़की की तरफ थी। देखो, जो लॉन कल ही काटा गया था, आज उसका घास हमारी जांग जितना ऊंचा हो गया है। यहाँ तक कि उसमें रहने वाले कीड़ों का साइज भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है। तुम लोगों ने इतनी उम्र में ऐसी हालत कभी देखी या सुनी है? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कर घबरा गए, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने उन्हें अपने अपने घर फोन करके सामान जमा करने को कहा। सचमुच आधे दिन के अंदर दुनिया भर में कई लोगों को भी अजीब बात पता चल गई। बड़े बड़े सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर्स खाली हो गए। इनमें से कई लोग बारिश में भीगे भी थे और उन्होंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। लेकिन बदकिस्मती से बारिश का समय ड्रैगन नेशन लॉन्ग गुओ में आधी रात का था, इसलिए वहां बारिश में भीगने वाले लोग अपेक्षाकृत कम थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस बारिश के 18 घंटे बाद दुनिया भर में दूसरी बार तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार की बारिश का एहसास बहुत बुरा था। शरीर पर पड़ते ही साफ चुभन महसूस होती थी और बारिश के पानी में हल्की सी बदबू भी थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल इस बार बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने जल्दी से तीनों को खींचकर हॉस्टल के अंदर किया और उन्हें घर फोन करके इस बारिश में न भीगने के लिए कहने को बोला। बड़े भाई चेनी दूसरे स्टूडेंट्स को भी वापस बुलाने जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फायदा नहीं होगा, हमारी बात में इतना असर नहीं है। और वैसे भी दोपहर से जब से उन्हें पता चला कि सामान जमा करना है, तभी से हम उनसे अलग थलग हो गए हैं। और ये भी सिर्फ मेरा अंदाजा है, अगर गलत निकला तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये लॉन्ग गो सरकार का ऑफिशियल मैसेज था, जिसमें लोगों को तुरंत बारिश से दूर रहने को कहा गया था। कॉलेज के ब्रॉडकास्ट सिस्टम ने भी ये मैसेज पास किया, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि सरकार बस उन्हें ताकतवर बनने से रोकना चाहती है। ये झूठ है। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली, लाइट जलानी चाहिए तो पता चला कि लाइट गुल है। खिड़की के बाहर भी पूरा अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, तब हमें बाहर का नजारा साफ दिखा। जो कैंपस पहले बेहद खूबसूरत था, वो रातों रात पूरी तरह उथल पुथल हो गया था। पेड़ पौधे लगभग सारे मर चुके थे, यहाँ तक कि मेटल फेंसिंग भी बुरी तरह गल चुकी थी। और भी डरावनी बात यह थी कि पानी भरे गड्ढों में कई गले हुए लाशें पड़ी थीं। कल तक के सहपाठियों को रातों रात इस हालत में देखकर हम चारों काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन हम सबको ये अच्छे से समझ आ गया, क़यामत सच में आ चुकी है। जब हम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तीसरे दिन बारिश फिर आ गई। इस बार बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं हुई बारिश में जाने की, लेकिन मुझे जैसे ही ये बारिश छुई, तुरंत महसूस हुआ कि ये पहले दिन वाली बारिश जैसी है, लेकिन कुछ अलग भी है। आखिर क्या फर्क है? फिर भी मैंने पक्का इरादा करके तीनों रूममेट्स को बारिश में ले गया। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर हिले तक नहीं, वो जैसे किसी ऑफिशियल कंफर्म मैसेज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शायद दूसरी बारिश ने ज्यादातर कम्युनिकेशन लाइंस को भी गला दिया था, इसलिए उन्हें करीब 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब जाकर मैसेज मिला, आदरणीय जनता, कृपया तुरंत इस बारिश में जाएं। अगर कोई तकलीफ महसूस हो तुरंत बाहर निकल जाएं। ये ऑफिशियल शब्द थे, इतने छोटे और सीधे। शायद देश के टॉप लीडर्स को भी समझ आ गया था कि इंसानियत को शायद अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना है और सारे लोगों की ताकत एक साथ जोड़नी होगी।
इसी वक्त बारिश में मुझे एक और अजीब बात दिखी। जो लॉन बिल्कुल गंजा पड़ा था वो हैरत अंगेज रफ्तार से हरा हो रहा था, और जो कीड़े दूसरी बारिश के बाद बचे थे वो भी दुगुने तिगुने बड़े हो गए थे। दूर एक झींगुर क्रिकेट तो आधे इंसान जितना बड़ा हो गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बारिश में इंसानों में वैसा कोई बदलाव नहीं आया। जब हम वापस हॉस्टल आए तब जाकर हमें फर्क महसूस हुआ। अगर पहली बारिश स्ट्रेंथनिंग थी और दूसरी बारिश इन्फेक्शन थी, तो तीसरी बारिश एबिलिटी सुपर पावर लाई थी। बड़े भाई चेनी ने अपनी मुट्ठी उठाई और एक गहरी ताकत उनके शरीर से फूट पड़ी, जो तेजी से आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार में बदल गई, जो उनके सामने ढाल की तरह खड़ी हो गई। चौथे भाई शू झोऊ ने भी अपना हाथ खोला और उसके हाथ से लगातार अजीब सा पानी बहने लगा, जो उसके कंट्रोल में एक फुर्तीले सांप की तरह हवा में घूमता रहा। तीसरे भाई शियाओ यूशियांग की ताकत थोड़ी खास थी। उनके मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट बंधन टाइप की थी, लेकिन अभी कोई सही पार्टनर ना होने के कारण वो दिख नहीं पाए। और मुझे लगता है मुझे 2.5 पावर्स मिली हैं। एक तो उन 2 बारिशों से मिली मेंटल एबिलिटी, दूसरी चार्जिंग पूरी होने के बाद पैनल ने मुझे 500 क्यूबिक मीटर की वर्चुअल स्पेस अनलॉक करके दी। बाकी आधी पावर एक इन्फॉर्मेशन पैनल जैसी है। अब मैं बस उन तीनों की तरफ देखूं तो सामने उनकी संबंधित एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन उभर आती है। और भी अजीब बात यह है कि जब मैं खुद को देखता हूं तो अपनी भी जानकारी दिखती है। फिर मैं खिड़की के पास गया, चेहरे पर गंभीरता थी। पहले सामान समेट लेते हैं, मेरे वर्चुअल स्पेस में रख देते हैं। यहाँ कॉलेज में हम शायद ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। शू झोऊ ने हैरानी से पूछा, भाई दोस्तों ये क्यों कह रहे हो? बाहर पहले से ही तरह तरह के म्यूटेटेड कीड़ों का कब्जा हो चुका है। देश को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। वाकई ज्यादा देर नहीं हुई कि कैंपस ब्रॉडकास्ट पर एक नोटिस आया, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें, यांग चेंगी शेल्टर का शुरुआती निर्माण पूरा हो चुका है। कृपया अपना सामान लेकर कल सुबह आर्मी की सुरक्षा में व्यवस्थित तरीके से शेल्टर में जाएं। ये सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। 2 भाई तुम तो सच में जीनियस हो, वाकई यांग चेंगी यूनिवर्सिटी का सबसे तेज दिमाग हो। लेकिन मैंने अपना सर झुका लिया। असल में ये अच्छी खबर नहीं थी। इंसानियत को अपनी कुछ ताकत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए बस इतना ही खतरा काफी नहीं हो सकता। लेकिन अभी शेल्टर जाने में 1 दिन बाकी था। मैं खिड़की के बाहर उड़ते हुए विशाल कीड़ों को देखते हुए सोचने लगा, इंतजार करने से बेहतर है बाहर जाकर अपनी नई जगी हुई ताकत आजमाई जाए। जब मैंने ये आइडिया बाकी तीनों को बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए। तो पहले मैदान में जाकर उस मेंढक को देखते हैं। शू झोऊ ने माथे पर बल डाला, 2 भाई तुमने पहले खुद कहा था कि उस मेंढक में शायद जहर है, आसानी से पास मत जाओ। पहले ये सिर्फ अंदाजा था, और अगर सच में उसमें जहर है तो ये अच्छी बात होगी। मेरी नजर तीसरे भाई शियाओ यूशियांग की तरफ गई। यूशियांग को यूं देखा जाना थोड़ा अजीब लगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि मैं उसे छेड़ना चाहता हूँ। रुको 2 भाई, तुम्हारा मतलब है कि मुझे उस टोड से कॉन्ट्रैक्ट करना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देखकर तो मेरी भूख ही मर गई है। लेकिन अगर वाकई उसमें जहर है तो वो बहुत ताकतवर हो सकता है। फिर भी नहीं, ये सोच कर ही कि वो चीज़ मेरे शरीर में जाएगी मुझे अभी से उल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कुछ और ढूंढते हैं। फिर हम हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकले। चारों तरफ घना कोहरा फैला था। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम थी। हर जगह जंगली घास उगी हुई थी, और उसमें से बीच बीच में कुछ कीड़े कूदकर हम पर हमला भी कर रहे थे। लेकिन इन कीड़ों में साइज के अलावा कुछ खास नहीं था। लेकिन 2 मिनट भी नहीं चले कि हमारा सामना पहले दुश्मन से हुआ। 3 मीटर ऊंचा एक विशाल मैंटिस टिड्डा मकड़ा जैसा जीव हमसे थोड़ी दूर खड़ा था। उसकी 2 लाल रत्न जैसी आंखें डर पैदा करने वाली ऊर्जा छोड़ रही थी। सामने के 2 तेज हांसिया जैसे पंजे ठंडी और तीखी चमक बिखेर रहे थे। जब मैंने उसका इन्फॉर्मेशन पैनल देखा तो सच में डर गया। उसके तीनों बेसिक एट्रीब्यूट्स हम चारों से भी ऊपर थे। तीसरी बारिश को अभी सिर्फ 6 घंटे बीते थे और इतना ताकतवर म्यूटेंट जानवर सामने आ चुका था। सोचकर ही डर लगता है आगे और क्या क्या दिखेगा। मैंने तुरंत ये जानकारी बाकी तीनों को शेयर की। तभी उस मैंटिस के एक तेज हांसिया वाले पंजे ने हमारी तरफ हमला किया। हम फौरन चारों तरफ बिखर गए। शू झोऊ की आंखों में एक चमकीली एनर्जी चमकी। उसके हाथ से जोरदार पानी की धारा फूट पड़ी, जो एक चालाक सांप की तरह विशाल मैंटिस की ताकत को चकमा देते हुए उसके पेट के नीचे तक पहुंच गई। फिर एक भारी हथौड़े की तरह सीधा उसके गिल पर वार किया। विशाल मैंटिस ने तुरंत कान फाड़ू चीख मारी। उसके हांसिया जैसे विशाल अगले पैर पागलों की तरह हवा में लहराने लगे। तभी चेनी ने दोनों हाथों से मुट्ठी बांधी, जोर से एक स्टांस लिया। उसके शरीर से मिट्टी के रंग की एक रोशनी फूटी, जो पलक झपकते ही एक मजबूत मिट्टी की दीवार बनकर जमीन से उठ खड़ी हुई और विशाल मैंटिस के उग्र हमले को रोक लिया। मेरा मेंटल अटैक इस तरह के बिना जागी हुई चेतना वाले जीव पर कोई असर नहीं करता, इसलिए मैं बस साइड में खड़ा होकर लड़ाई डायरेक्ट कर रहा था। आखिरकार शू झोऊ के वाटर ब्लेड पानी की तलवार के वार से विशाल मैंटिस का पेट सीधा चीर गया और वो विशाल जीव धड़ाम से गिर गया। लेकिन जैसे ही शू झोऊ खुशी से आगे बढ़कर उसे 2 लात मारने वाला था, मैंने उसे रोक लिया। मत जाओ बड़े भाई, पहले अपनी मिट्टी की दीवार से फिर से उसके पेट पर वार करो। शू झोऊ फौरन पीछे हटा। इस हरामी ने मरने का नाटक कर रखा था। चेन यी के मिट्टी के ढेले के जबरदस्त वार के साथ ही विशाल मैंटिस के शरीर से बदबूदार तरल फूट पड़ा। तभी जाकर वो पूरी तरह खत्म हुआ। लेकिन इसी बीच शियाओ यूशियांग का चेहरा उदास सा था। उसे लगा जैसे वो सिर्फ बेकार में यहाँ आया है। बड़ा भाई चेनी डिफेंस और अटैक दोनों में मजबूत है। 2 भाई में सिर्फ फील्ड कंट्रोल करता है। चौथे भाई शू झोऊ की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद वो किसी काम का नहीं। ये फीलिंग बहुत बुरी थी। वो नहीं चाहता था कि अगली बार भी ऐसा ही हो, इसलिए वो भारी कदमों से हमारे पास आया। 2 भाई, मैं उस मेंढक से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। हम तीनों बहुत हैरान हो गए, लेकिन मुझे जल्दी ही उसकी परेशानी समझ आ गई। यूशियांग, तुम्हें अपने आप को मजबूर करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आगे हमें कोई और बेहतर मौका मिले, मुझे पता है। लेकिन जब तुम अपने भाइयों को मरने जीने के लिए लड़ते देखो और खुद सिर्फ हाथ बांधे देखते रहो, वो बेबसी वाली फीलिंग बहुत मुश्किल है। ठीक है, पहले उस मेंढक की तरफ जाकर हालात देखते हैं, फिर फैसला लेते हैं। जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे तभी मेरे दिमाग में विशाल मैंटिस से जुड़ी जानकारी बदल गई। नाम, स्टेटस, मृत, बचा हुआ मूल्य
तेज धार वाले पंजे X2, अधूरा साफ हुआ गोल्डन बॉक्स X1। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लग रहा था कुछ कमी है, ये तो लूट है। फिर मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक चाकू निकाला। कुछ ही सेकंड में विशाल मैंटिस के दोनों पंजे काट लिए, उन्हें हवा में 2 बार लहराया। वजन में एक ही पंजा 50 किलो का था, बिल्कुल ठीक। मुझे और शियाओ यू शियांग को एक सेल्फ डिफेंस के लिए मिल गया। फिर मैंने विशाल मैंटिस के पेट से पिंग पोंग बॉल जितने साइज का एक गोल्डन बॉक्स भी निकाला, लेकिन अभी तक पता नहीं था इसका क्या इस्तेमाल है, तो फिलहाल वर्चुअल स्पेस में रख दिया। फिर हम विशाल मेंढक की तरफ बढ़ने लगे